बाबर आजम एक ऐसा नाम जिसको 2019 में हम सब कहीं ना कहीं कंसिडर करते थे दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। और बिग थिंग से मेरा मुराद सिर्फ बड़ा नाम नहीं है, बिग थिंग से मुराद एक ऐसा मैच विनर जैसे टीम इंडिया के पास विराट कोहली है या ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीवन स्मिथ है, जो मैच को कैरी करे और मैच आखिर में जितवा सके। तो 2019 से फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सेकंड टी20 के दौरान, जब स्पेक्टेटर्स ने बाहर बैठ के बाबर के सामने बाबर को ट्रोल करने की कोशिश की, बुली करने की कोशिश की। शर्म कर रहा है तो तेरी टी20 जगह नहीं बननी, वापस लौट जा, वापस लौट जा। तो ऐसा सडनली क्या हुआ कि बाबर के अपने कहीं ना कहीं फैंस जो किंग किंग के नारे लगाते थे, आज वो कुछ हेट्रेड की तरफ जा रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बाबर का ये डाउनफॉल कह लें या उसने अपना लेवल अप नहीं किया, उसके बड़े मल्टीपल रीजंस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान खान साहब, जिन्होंने खुद ये बात मानी थी कि उन्होंने बाबर के 2 शॉट्स देखे और बाबर को कैप्टन बनाने के लिए चेयरमैन से कह दिया। उस वक्त एहसान मानी चेयरमैन थे, उन्होंने बाबर को कैप्टन बना दिया। ये पहला गलत डिसीजन था, जो ब्लंडर कह लें कि बाबर आजम उस टाइम पे शायद इंप्रूवमेंट की ट्रैक पे जाना शुरू कर रहे थे, एक बेहतर अपना बेटर क्रिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे टाइम पे जरूरत थी कि उनको किसी अच्छे कैप्टन के नीचे आप वाइस कैप्टन अनाउंस करते और फिर वो अपना 3-4 साल का रन देके फिर वो कैप्टन बनते, लेकिन गलत टाइम पर उनको कैप्टन बना दिया। सेकेंडली रमीज राजा की मैनेजमेंट, उन्होंने ला के सारी पावर अथॉरिटी पकड़ी और बाबर के हाथ में दे दी कि जो करना है करो। ठीक है, अथॉरिटी पावर कैप्टन के पास हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकाउंटेबल ना रखना, क्वेश्चनेबल ना होना, ये गलत है, ये ज्यादती है। वो फी सबीलिल्लाह नहीं खेलते, वो तनख्वाह लेके खेलते हैं, 60-60 लाख रुपए महाना लेते हैं और फिर खेलते हैं। तो अगर उनसे सवाल नहीं होगा तो ये ज्यादती वाली बात है। तो ये इस तरह की कंट्रोल पावर अथॉरिटी देके उनको एक ऐसा बादशाह बना दिया कि अब उनसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। तीसरा और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि बाबर से ज्यादा जो कसूरवार है बाबर के आज के डाउनफॉल की वजह से, वो है उनकी अपनी पीआर एजेंसीज और उनकी अपनी फैमिली, जिसमें उनके भाई और वालिद आते हैं। मुझे याद है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे भी अगर बाबर को आप कुछ भी कह रहे हैं तो उनके वालिद साहब के जवाब होते थे कि नंबर 1 को सिखाएंगे आप? व्हाट इज नंबर 1 को सिखाएंगे आप? इसका क्या मतलब है? क्या नंबर 1 गलत नहीं हो सकता? क्या नंबर 1 से कभी गलती नहीं हो सकती? ये जो ईगो और एरोगेंस है ना, वो आपको कभी भी कहीं किसी काबिल नहीं छोड़ती, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक डाउनफॉल आता है। तो ईगो और एरोगेंस जो आना शुरू हो गई थी कि मैं तो नंबर 1 हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं है। फिर सिंपैथी गेन करने के लिए एक उनका पोस्ट आता था कि बाबर ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया, रोने की आवाजें आ रही हैं, आंखों में आंसू है, नमी है, सोए नहीं रात भर। इस तरह की बातें करने से उस वक्त तो सिंपैथी मिल रही थी, लेकिन आज उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा है। आज उस सब उन्हीं बातों पे लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो ये वाली बातें जो होती है ना, ये बहुत ही बेवकूफाना बातें होती है। वो एक्टर नहीं है, वो कोई ड्रामे नहीं कर रहा है, वो फिल्में नहीं कर रहा है कि आप ऐसी बातें करें। अच्छा, पीआर एजेंसीज ने ऐसा प्रॉपर एजेंडा चलाया है, ऐसी मार्केटिंग की है कि ये यकीन दिलाया लोगों को कि बाबर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। हुआ क्या, कोविड आ गया। पोस्ट कोविड क्रिकेट की डायनेमिक्स चेंज हो गई। डायनेमिक्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोविड के बाद जितनी भी टीम्स थी ना, उनका रुझान 8-8 घंटे के ओडीआई से कम हो गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से वो टेस्ट क्रिकेट में तो फोकस करते थे, और टी20 चूंकि 2 लगातार साल टी20 वर्ल्ड कप था, उसमें फोकस था। ओडीआई क्रिकेट कम हो गया, वहां पे आने लग गई बी और सी टीम्स। बाबर और रिजवान की निकल पड़ी चांदनी, उन्होंने लगा के फट्टे वाली पिच पे अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई, परफॉर्म करते रहे, रन्स बनाते चले गए, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनते गए कि 3000 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 4000 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। और इस तरह की कंटिन्यूअस मार्केटिंग और हाइप क्रिएट करती रही इनकी मीडिया टीम, इनको यकीन दिला दिया कि बेस्ट एवर प्रोड्यूस इन पाकिस्तान और बाय पाकिस्तान है। यानी कि ज़हीर अब्बास, ग्रेट सईद अकबर, जिन्होंने क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया, इंजी, यूसुफ, यूनुस, मियांदाद, मतलब मियांदाद जैसे बंदे को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, उन्होंने ऐसी मार्केट कर दी। इवन अभी भी आप देखें इनके जो चैनल्स हैं, पेड चैनल्स, वो किस तरह काम करते हैं। फेसबुक के कई पेजेस हैं जो यंग प्लेयर्स के स्टैट्स निकाल रहे हैं कि 20-20 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे, फाइन, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि रिजवान ने 20-25 मैचेस लेने के बाद जाके टी20 परफॉर्म किया। रिजवान यूज्ड टू बैट एट नंबर 6, नंबर 7, तो वो उसी तरह से पाकिस्तान टीम में आके भी नंबर 6, नंबर 7 पे खेलते थे, रन उनसे बनते नहीं थे, वो परफॉर्म कर नहीं पाते थे। फिर मिसबा मैनेजमेंट ने वो काम किया जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट कभी जिंदगी में मॉडर्न क्रिकेट नहीं बन सकता, कभी मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो नहीं कर सकता। रिजवान को गोद में बिठाया और नंबर ओपनिंग पोजीशन दे दी, फिर जाके रिजवान ने परफॉर्म किया। कोई ये याद ही दिलाएगा कि रिजवान ने 20 मैचेस फेल होने के बाद, 25 मैचेस फेल होने के बाद को चांस मिला दूसरी पोजीशन पे जहां कई ओपनर्स कॉम्प्रोमाइज हुए। सिमिलरली बाबर आजम, उसको कॉन्स्टेंटली चांसेस सरफराज और मिक्की आर्थर ने दिए। अभी भी कोई ये नहीं बताएगा कि बाबर आजम की आखिरी 50 जो थी वो आयरलैंड के अगेंस्ट थी वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खेल लिए, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज खेल ली, कोई परफॉर्मेंस नहीं। यहाँ पे साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने पूरा मैच सेट करके दिया ओडीआई का, सेकंड ओडीआई 137 की पार्टनरशिप, 180 रन में से, टारगेट 180 समथिंग था, 137 की पार्टनरशिप। तो सेट किसने किया? अब्दुल्ला और साइम ने। वो सब कहीं ना कहीं शेडो हो गई वो सारी परफॉर्मेंस, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको मिली? एक छक्के ने मैच जिताया, आई मीन बाबर के एक सिक्स ने मैच जिताया, कोई गलत ना समझे। तो सारी इंपॉर्टेंस उसको मिलना शुरू हो गई। तो देखिए ऐसे इनकी मीडिया टीम काम करती है। बाबर की कैपेसिटी, स्किल सेट इधर तक ही महदूद है कि वो अपने रन बनाएगा, कुछ खेलेगा, कुछ अच्छा कभी बुरा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के। हुआ क्या है,
मीडिया टीम ने इनकी कैपेसिटी से ज्यादा इनको मार्केट कर दिया। और जब आप किसी को बादशाह के रुतबे पे बिठा देते हैं ना, किंग के रुतबे पे, तो किंग जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। फिर सबकी नजर आप पे होती है, सब आपको तक रहे होते हैं, सब आपकी परफॉर्मेंसेज का वेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैच जिताओगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी उन्होंने कोई मैच जिताया नहीं। कैपेसिटी से ज्यादा मार्केट किया पीआर टीम्स ने, और जाहिर है फेम मिल रही हो, पावर मिल रही हो, अथॉरिटी मिल रही हो, तो सब एंजॉय करते हैं। बाबर ने भी उस चीज को एंजॉय किया। तो जब कैपेसिटी से ज्यादा दिखाया तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। लोगों ने कहा ये हमारा बेस्ट है। उस बेस्ट से फिर जब उम्मीदें लगाई और वो प्रेशर में आए, उनसे नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलना, 170 के स्ट्राइक रेट पे खेलना। पीएसएल में खेलेंगे, चैंपियंस कप पे खेलेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल की बारी आएगी, फुल स्ट्रेंथ की बारी आएगी, टेस्ट क्रिकेट की बारी आएगी, वो फेल हो जाएगी, क्योंकि उनकी स्किल सेट वहीं तक महदूद है। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, तो जाहिर है वो प्रेशर में आ गए, उनकी परफॉर्मेंसेस खराब हुई। तो सबसे ज्यादा कसूरवार है ना, वो इनकी पीआर टीम है और इनकी फैमिली, जो इस चीज को कंटिन्यू करती रही। मुझे ये लगता है कि बाबर आजम एक ऐसा कप्तान था पाकिस्तान टीम का, जो शायद अगर चाहता तो प्रोबेबली बेस्ट टीम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बनती, क्योंकि इतना पावरफुल कैप्टन पाकिस्तान को हिस्ट्री में कभी नहीं मिला। शायद इमरान खान थे, उसके बाद कोई नहीं मिला। सब कॉम्प्रोमाइज थे या पॉलिटिक्स का शिकार थे। सरफराज को बड़ा शॉर्ट टेन्योर मिला, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा कैप्टन था, कंट्रोल पावर अथॉरिटी उसके पास थी। वो चाहते बेस्ट टीम बनाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, एजेंसीज ने अपने प्लेयर्स को रखवाने की शुरुआत की। हर बड़े सलीके से इन्होंने आपकी टीम से सारे प्लेयर्स निकालने शुरू कर दिए जो स्टेटस को का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि एजेंसीज को पता है वो पैसे कब कमा पाएंगे, जब उनका प्लेयर टीम में मौजूद होगा। एड्स मिलेंगे, स्पॉन्सर मिलेंगे, और एड स्पॉन्सर उसी को मिलते हैं जो टीम में खेलता है, जो बाहर होता है उसको नहीं मिलते। तो आबिद अली, खुदा की तरफ से उसको एक बीमारी आ गई, वो बाहर हुआ टीम से, ठीक हो गया, लेकिन उसको वापस नहीं रखा। आबिद अली को गायब कर दिया इमामुल हक को फिट इन करने के लिए। फिर नीचे से फ़हीम अशरफ को फिट किया, फ़हीम अशरफ खेलते रहे हर दफा। हसन अली आउट ऑफ नोवेयर टीम में आ जाते थे। अच्छा, बेस्ट रेड बॉल बॉलर आपका कौन है, लेकिन आज लोगों को उसका नाम याद नहीं है। मोहम्मद अब्बास, जो हर जगह जाके परफॉर्म करता था, सलीके से उसको टीम से बाहर फेंक दिया। ऐसा निकाला कि लोग, वो होता है ना, धीरे धीरे लोगों ऐसे ऐसे काम करोगे, टी20 की परफॉर्मेंस से ओडीआई, ओडीआई से टेस्ट, धीरे धीरे ये काम किए जाते हैं ताकि कोई किसी को याद ना कर पाए। तो इतना मार्केट किया, शाहीन, नसीम, बाबर, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी टीम घुमा दी, और रिजवान, कि जो जो बाहर निकलते रहे, फवाद आलम, मोहम्मद अब्बास, किसी को याद नहीं रहा कि अब्बास आपका बेस्ट रेड बॉल बॉलर है। रेड बॉल में आप सफर करते रहे, लेकिन किसी ने उसको वापस बुलाने की बात नहीं। ऐसे इन्होंने जितने प्लेयर्स आपके स्टेटस को के नहीं थे, आप इतने प्लेयर्स के साथ जुल्म करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भाई वो भी शिकवा कर देते हैं खुदा से। तो फिर पलट के आपको बैकफायर जब मिलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस पावर अथॉरिटी के अंदर उन्होंने कई प्लेयर्स को जाया किया। यासिर शाह को गायब कर दिया, सारे स्पिनर्स को बैठा दिया, सब स्पिनर्स कह दिया टैलेंट ही नहीं है मौजूद, सब मजदूरियां करने में मजबूर हो गए, लेकिन उनको टीम में नहीं रखा कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। नवाज उनका मैच विनर बन गया, मेरा मैच विनर नवाज तू है। एक थके हुए प्लेयर को आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज में रख के रखा, हर टूर्नामेंट खिलाया, हर टूर्नामेंट में फेल होते रहे, फिर भी उनकी जो मीडिया टीम थी ना, वो एस्थेटिक्स बना बना के लोगों की आंखों के आगे पर्दा लगा के रखती थी। हर थोड़े बहुत रिकॉर्ड ब्रेक होने के बाद कहते थे विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, विराट कोहली से बेटर है। विराट कोहली फेल होता था तो उसके साथ कंपेयर करते थे कि बाबर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विराट कितना फेल हो रहा है। अगर विराट कोहली की और कुछ नहीं ना, मैं अपनी फेवरेट आपको 3 इनिंग्स बताऊं। एक तो 183 वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप की 2012 की इनिंग्स विराट कोहली की। एक उसकी थी ट्राई नेशन सीरीज में, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ट्राई नेशन सीरीज थी। वहां पे एक तरीके से नॉकआउट था श्रीलंका और इंडिया का। 40 ओवर में इंडिया को 300 चेस करने थे। आई थिंक 35 ओवर में चेस किए थे। विराट कोहली ने पीक श्रीलंकन बॉलर्स को अकेले धोया था। फिर उस सबसे बेहतर, मेरे ख्याल से सबकी फेवरेट इनिंग्स होगी विराट कोहली की 82 एट एमसीजी वर्सेस पाकिस्तान। वो सिंगल हैंडेडली, आप सोचे 31 फॉर 4 हो पाकिस्तान का, 10 ओवर में 45 रन हो, 160 रन चेस करने हैं, बाबर स्ट्राइक पे मौजूद हो, क्या आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि बाबर खड़ा रहा तो मैच जीत जाएंगे? कभी भी नहीं कह सकते। वो काम विराट ने किया। आप विराट से बड़ा प्लेयर बना चुके बाबर को, लेकिन इन रियलिटी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2018 का एशिया कप, 19 का वर्ल्ड कप, 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, 22 का टी20 एशिया कप, फिर 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, 2023 का ओडीआई एशिया कप, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, फिर 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल्स, 12 टूर्नामेंट्स हैं ये, 12 टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग आईसीसी और एशिया कप। 2 मैन ऑफ द मैचेस है बाबर आजम के पास, 2। एक नेपाल के अगेंस्ट है 150 रन का, और एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था 2019 में, जब मैंने शुरू में कहा कि वो इंप्रूवमेंट की तरफ थे जब उनको कप्तान बना दी। तो ये 2 मैन ऑफ द मैचेस हैं आपके बेस्ट एवर प्रोड्यूस के, जो इससे बेटर प्लेयर जो कहते हैं कि है नहीं। मैं पहले भी कह रहा हूँ, इनकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड थी, लेकिन इनको पीआर टीम ने, एजेंसीज ने इतना सर पे बिठाया, इनकी फैमिली ने उस चीज को एंजॉय किया, इन्होंने खुद एंजॉय किया कि आज अब हो क्या रहा है, लोगों की आंखों के आगे से पर्दा गिर गया, झूठ का पर्दा। ये झूठ का पर्दा ना ज्यादा देर टिकता नहीं है, वो पर्दा गिर गया, लोगों को यकीन होने लग गया यार ये कैसा प्लेयर है कि एक तरफ बी और सी टीम्स आती हैं तो ये पीक फॉर्म में होता है, और जहां फुल स्ट्रेंथ टीम आती है या आईसीसी की इवेंट्स आते हैं, बाबर आजम सडनली जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, टच में नहीं रहते। अभी 37-41 बनाए, आप देखें, मैंने कहा ना, साइम और अब्दुल्ला की सारी परफॉर्मेंसेज एक तरफ कर दी, मैच विनिंग, एक छक्के का एस्थेटिक्स बनने शुरू हो गए। तो ये क्या,
मतलब अब लोग कह रहे हैं बड़े अच्छे टच में, कौन सा टच है भाई? कोई मोबाइल फोन टच करके आपको खरीदना है कि आप टच चेक कर रहे हो कि अच्छा है या नहीं है, ग्लॉसी है या नहीं है? मतलब क्या स्टूपिड बातें होती है। 41 रन बना लिए उसने, 37 रन बना लिए, मोस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर बन गया, और आपका किंग सिर्फ 41 और 37 तक महदूद है। तो ये इस तरह से मार्केट करते हैं। बाबर को बर्बाद करने में ना, बाबर की अपनी गलती से ज्यादा ये सिर्फ उनकी फैमिली और पीआर एजेंट्स की गलती थी। पैसा कमा लो, अपनी जगह पक्की कर लो, सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सबको तबाह कर दिया। इतना पीआर एजेंसीज ने इनको मार्केट कर दिया कि अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, और अब अवाम रियलाइज कर रही है। अवाम का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अब ग्राउंड के अंदर निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि चैंपियंस कप होगा तो 2 सेंचुरीज आ गई थकी हुई लीग में, लेकिन जैसे ही चैंपियंस कप खत्म हुआ, टेस्ट सीरीज शुरू हुई इंग्लैंड के साथ, आप फेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया आए, फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पीएसएल हो, बीसी टीम्स हो, थकी हुई लीग्स हो, तो वहां पे बाबर आजम पीक फॉर्म में होंगे, जैसे ही कोई बड़ा मैच आएगा बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। और फिर विराट कोहली से कंपेयर होता है, जी विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म थे भाई, वो 10 साल रूल करने के बाद आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। 2009 से 2019 में उसने पीक परफॉर्मेंसेस दिखाई है। यहाँ तो ये हर 1-2 महीने बाद आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। और वही बात है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोविड के बाद जो है ना, क्रिकेट की डायनेमिक्स चेंज हो गई। बी और सी टीम्स का रुझान बहुत हो गया। उसने हमारे इतना आंखें, मतलब पट्टियां लगा दी आंखों के ऊपर कि जी ये बेटर बेस्ट प्लेयर्स है आपके, यही परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे अरसलान नसीर है, अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी चैंपियंस कप के दौरान, कहते थे बाबर आजम ने सरफराज को चमाट मार दिया, सेंचुरी मार गया। मतलब सरफराज जैसे 15 साल में आपको एक वाहिद आईसीसी ट्रॉफी दिलवाई है, उसके ऊपर चैंपियंस कप की बनाई हुई सेंचुरी ने चमाट मार दिया। 4 आईसीसी इवेंट्स फेल कर गए बाबर आजम एज अ कैप्टन, लेकिन चैंपियंस कप की सेंचुरी से सरफराज अहमद की बोलती बंद हो गई। लेवल चेक कर रहे हैं आप किंग का, ये लेवल है इसके किंग का। यही फैंस है इनके। बड़ा इनको अफसोस होता है अभी कि बाबर आजम के साथ ट्रोल हुआ, बुली हुआ, लेकिन यही फैंस इनके, जो इनके पेड फैंस होते हैं, मार्केट जो इनकी मार्केटिंग एजेंसीज है, क्या करती थी? सरफराज को तप्तान तप्तान बोल के, तोतला तोतला बोल के मजाक उड़ाती थी। आमिर को फिक्सर फिक्सर के नारे लगवाते थे। इमाद वसीम को ट्रोल करवाते थे बाबर बाबर के नारे से। शान मसूद के पोस्ट पे, जहां उसने अपनी बहन के साथ पोस्ट डाला था जिसकी डेथ हो गई है उसकी याद में, वहां पे जाके उसको बदुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं बहन तो मरी है, क्या हुआ? इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर कामरान गुलाम को लिटरली बदुआएं दी थी कि तुमने बाबर को रिप्लेस किया, तुम फेल हो जाओगे, अल्लाह करे जीरो पे आउट हो। और आज वो फैंस आपको बता रहे हैं कि आपने अपने प्लेयर्स को बैक कैसे करना है। जब थोड़ी सी बाबर के साथ ट्रोलिंग क्या हो गई, ये वही फैंस थे जिन्होंने, वो कौन थी एक्ट्रेस, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसने कहा था बाबर के साथ शादी नहीं करेगी, उसको गालियां दे रहे थे तुम हो कौन? अरे भाई उसको नहीं करनी शादी, उसकी मर्जी, उस पर ट्रोल करने वाली क्या बात थी? फिर वो जो एक एंकर पर्सन थे, आफ्ताब कुछ नाम था उनका, उन्होंने कहा था बाबर आजम सुपरस्टार नहीं है, उसको भी गालियां दे रहे थे। अब आप अंदाजा लगा लें कि साइमन डल जिन्होंने कमेंट्री कर दी थी, यही नाम था उनका, हाँ, न्यूजीलैंड के जो कमेंटेटर है, उन्होंने बाबर को कह दिया कि भाई वो फ्लैट पिच बाबर के कहने बनती है, उसको गालियां दे रहे हैं उसके डीएम में जा जाके इंस्टाग्राम के। और आज वो बता रहे हैं आपने बैक कैसे करना है, आप कितने बदतमीज हैं, आप बाबर को कंट्रोल कर रहे हैं। गालियां देते थे ये लोग भाग भाग के, क्योंकि इनकी एजेंसीज जो थी ना, वो बंदे हायर करके रखती थी, हायर करके ये जाओ और जाके जो तुम्हें बाबर के खिलाफ बोलते नजर आए ना, उसको गालियां दो, उसको बुरा भला बोलो। तो बाबर के अपने डाउनफॉल देखिए, बाबर अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक लिमिटेड कैपेसिटी वाला प्लेयर है, टेक्निकली साउंड है, लेकिन उसका एक महदूद, एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट स्टाइल से खेलने वाला है। वो किंग वाला प्लेयर नहीं है, उसको उसकी कैपेसिटी से बढ़कर प्रमोट किया एजेंसीज ने। फिर एजेंसीज की वजह से बाबर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो आज उनके साथ ट्रोलिंग भी हो रही है, बुली भी हो रही है, क्योंकि आगे से झूठ का पर्दा गिर गया। तो बाबर के अपने डाउनफॉल में सबसे ज्यादा कसूरवार उनकी फैमिली, उनकी एजेंसीज का, जिन्होंने इससे मजे लिए पैसे कमाने के चक्कर में। और फिर बाबर आजम जो एजेंसी से कहने पे उन्होंने अपनी पूरी टीम जो है वो एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज टीम बनाई जो बड़े मैचेस में जाते ही एक्सपोज हुई है, और बुरे तरीके से आईसीसी के अंदर एक्सपोज हुई वर्ल्ड कप 2024 और 2023 के अंदर।